Once again, good morning to all of you. Class 7th, Social Science. Once again, Saurabh sir is here. Now, yesterday we have finished the answer the following question in brief, question number 5. Now we start with question number 6. So, 5, question number 5, first question. What do you mean by volcano? Completed. How can the damage caused by earthquake be reduced? कल हम कर चुके पिछले वेबिनार में. व्हाट इज फॉल्टिंग? करेक्ट. व्हाट आर यंग एंड फुल माउंटेन्स? जो हम ये भी देख चुके हैं. लास्ट क्वेश्चन था एक्सप्लेन द सरकम पैसिफिक बेल्ट. एक्सप्लेन द सरकम पैसिफिक बेल्ट. तो आप एक काम कीजिए, आप आइए पेज नंबर 23 पे, सॉरी 21 ए साइड लास्ट पैराग्राफ. आप मैंने आपसे कल भी कहा था, इसके पिछले वेबिनार में भी कहा 65%. बहुत इजी है. आपने लिखा सरकम CIRCUM सरकम पैसिफिक बेल्ट. सरकम पैसिफिक बेल्ट, राइट. इट कंटेन्स 65% of world's volcano. 65% of world's earthquake. राइट. पहला पॉइंट हो गया. इसमें कितने परसेंट होते हैं? 65. इट कवर्स कौन कौन सा एरिया है? इट कवर्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया. इट कवर्स, सेकंड पॉइंट, इट कवर्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड ईस्ट एशिया. और इसमें लगभग 65% आते हैं. इसको जनरली कहा जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. तीसरा पॉइंट आप कौन से बना सकते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. देखो बेटा, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि जब भी आप मेरे वेबिनार को या ऑनलाइन क्लासेस को सुन रहे हैं, आपको थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए जैसे अपन कोई कहानी सुन रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको है ना कोई ऐसा आपकी आंखों के सामने. आप जब आंख बंद करेंगे तो आप बोलेंगे हाँ सर, सर्कम पैसिफिक बेल्ट 65% इसमें अर्थक्वेक आते हैं. ठीक है. ये बना हुआ है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया से. ठीक है. इसका नाम है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. आपको कोई किताब खोलने की जरूरत नहीं है, कोई बार बार रखने की जरूरत नहीं है. नाउ लास्ट क्वेश्चन. इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ. पहला है गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस. गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो. बहुत सिंपल है. चलिए आप आए पेज नंबर 20. ओके, पेज नंबर 20 ये मेरे हाथ में है. पेज नंबर 20 फिगर दिया है वर्ल्ड का मैप. उसके ऊपर ए पार्ट व्हाट इट खोल ली सबने. चलिए, बड़ा सिंपल है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो हेडिंग दिया ही हुआ है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो हम पहले ही डायरेक्ट पहला पॉइंट लिखेंगे. पहला अ ग्रेट. आप ग्रेट में लिख के ह्यूज लिख सकते हैं. ह्यूज नंबर, मोर नंबर और ह्यूज नंबर और ग्रेट नंबर. आप आपके हिसाब से थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. अ ग्रेट नंबर और ह्यूज नंबर ऑफ वर्ल्ड्स एक्टिव वोल्केनो आर फाउंड इन सर्कुलर बेल्ट around the Pacific Ocean. Circular belt, circular means गोला बनाता हुआ. अराउंड किसके आसपास? अराउंड द पैसिफिक ओशियन, जिसको हम कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था, सरकम पैसिफिक बेल्ट. जिसको हम क्या बोलते हैं? सरकम पैसिफिक बेल्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. सेकंड मिड कॉन्टिनेंटल. हमने पढ़ा था कॉन्टिनेंटल का मिड पार्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, जिसको आप कह सकते हो मिड वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल और माउंटेन बेल्ट. इसमें यूरोप और एशिया का मिडिल, जिसमें आपने पढ़ा था एंड हिमालय और उसके ऊपर एंड माउंटेन्स दोनों आते हैं. यूरोप एंड एशिया इंक्लूड्स वेरी इंपॉर्टेंट वोल्केनोस लाइक वर्ष जो हमने पढ़ा था माउंट वेसुवियस इटली, माउंट स्ट्रोम्बोली एंड माउंट
माउंट एटेना, कोई भी दो नाम लिख सकते हैं। तो ये 2 पॉइंट आपको लिखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वोल्केनो। बहुत सिंपल, आपको मालूम है, सौरभ सर ने पढ़ाया, आप आंख बंद करके बता सकते हैं। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब हम इनके बारे में एक एक लाइन लिखेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप आ जाइए पेज नंबर 19 पे, पेज नंबर 19, बी पार्ट, मेरी तरफ वाला बी पार्ट दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट वोल्केनो, पैसिफिक। हो गए तीनों। चलो अब हम इसमें लिखते हैं एक्टिव। एक्टिव 2 लाइन लिखना है, इसी के नीचे दी हुई है एक्टिव वोल्केनो और लिविंग वोल्केनो। लिविंग मतलब जो भी जीवित है, जिसमें से निकल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था इंडिया में भी है। कहाँ पर है? बैरन आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार। वो लिविंग वोल्केनो है या एक्टिव वोल्केनो? तो हम लिखेंगे एक्टिव वोल्केनो और लिविंग वोल्केनोस इरप्ट फ्रीक्वेंटली। इरप्ट फ्रीक्वेंटली, फटता है। फ्रीक्वेंटली मतलब हर थोड़ी थोड़ी देर लगातार। एंड थ्रू आउट, और निकालता है। एंड थ्रू आउट लावा, गैसेस, एशेस। एशेस मतलब राख, गैस मतलब कई प्रकार की गैसेस, भाप। लावा जो लिक्विड मोल्टन रॉक होती है, लाल कलर का जो निकलता है ना, गाढ़ा। और रॉक्स, चट्टान। अभी हमने नाम पढ़ा है, स्ट्रोम्बली एंड एटना इज इटली एक्टिव वोल्केनोज। इंडिया, बैरन आइलैंड इज एक्टिव वोल्केनो। तो पहला हो गया एक्टिव वोल्केनो में क्या लिखोगे? सिंपल लिखना है आपको, इसी के नीचे से दिया है। एक्टिव वोल्केनो और लिविंग वोल्केनोज आर इरप्ट फ्रीक्वेंटली, थ्रोज आउट लावा, गैसेस, एशेस एंड रॉक्स, फॉर एग्जांपल। दूसरा, डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनोज आर दोज दैट हैव बीन क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से शांत है। क्वाइट मतलब शांत, बोलते ना कीप क्वाइट, शांत रहो। तो वो वोल्केनो शांत है लॉन्ग टाइम, बट परंतु शो साइंस दैट दे कुड इरप्ट अगेन। और वह साइन मतलब कहीं ना कहीं सूचक दर्शाता है या बताता है कि मैं कभी भी फट पड़ूंगा। सोई हुई अवस्था में डोरमेंट, कभी भी उठ सकता हूँ। डोरमेंट का मतलब ही सुषुप्त अवस्था होती है। मैं आपको एक डोरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके घर के आसपास जहाँ मिट्टी है ना, या खाली मैदान है, गर्मियों के दिनों में वहाँ आप देखेंगे मिट्टी रहती है ना, धूल उड़ती है। लेकिन 2 या 3 बरसात के बाद वहाँ पर आप देखना छोटी छोटी घास उग जाती है। ये घास कैसे उगती है? कोई बोने तो गया नहीं था वहाँ पर, कैसे उगी? एक्चुअली उस मिट्टी में, है ना, जमीन के अंदर जो बीज थे, सीड्स ऑफ ग्रासेस, घास के जो बीज थे, वो डोरमेंट अवस्था, सोए हुए रहते हैं। गर्मियों में वो दबे हुए रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। उन पे पानी गिरता है, वो तुरंत उगना शुरू हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल, अगर आप गर्मियों के दिनों में भी वहाँ पानी डालोगे ना सुबह शाम, तो वहाँ घास हो जाएगी। मतलब घास के बीज को उगने के लिए केवल एक एनवायरनमेंट, एक टेम्परेचर की जरूरत रहती है, नहीं तो वो सोई हुई अवस्था में रहते हैं। जैसे उनमें पानी गिरा, हल्की सी धूप आई, वो उगना शुरू हो जाते हैं। तो वो वोल्केनो इसमें दिया हुआ है, डोरमेंट वोल्केनोज आर दोज, जस्ट अगले पैराग्राफ में, क्वाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट लेकिन फिर कह रहा हूँ साइंस दैट दे कुड इरप्ट अगेन, वो कभी भी फट पड़ सकता है। देयर वेंट इज ऑफन ब्लॉक्ड। वेंट मतलब मुंह है ना, कोनिकल मुंह जो होता है, हम पढ़ चुके हैं। ये हमारा माउंटेन, और ये जो सर्कुलर होता है कोनिकल शेप में, ये जो होता है वेंट, ये जनरली ब्लॉक रहता है मिट्टी से, पत्थर से, लावा से, सूखे लावा से, है ना। कभी भी प्रेशर बनता है अंदर से एंड आउट कम्स आउट। देयर वेंट इज ऑफन ब्लॉक विद सॉलिफाइड, सॉलिफाइड मतलब सूखा हुआ लावा, कड़क, कभी भी निकल सकता है। उसी के नीचे दिया है, बस यहाँ तक ठीक है। उसी के पैराग्राफ के नीचे एक्सटिंक्ट वोल्केनो। द एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड इन द नोन हिस्टोरिकल पीरियड एंड दे आर नॉट लाइकली टू बिकम एक्टिव अगेन। बस इतना लिखना, एक्टिव अगेन। फिर से पढ़ देता हूँ, लास्ट पैराग्राफ 3 लाइन लिखना है। द एक्सटिंक्ट वोल्केनोज हैव नॉट इरप्टेड इन द नोन हिस्टोरिकल पीरियड, जब तक हम जाने
हिस्टोरिकल पीरियड जो है, तब तक तो वो न फटा है न निकला है। एंड देर आर नॉट लाइकली टू बिकम एक्टिव अगेन, और न ही वो कभी एक्टिव होंगे आगे। अगर अंदर मलबा होगा भी तो वो अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा। चांसेस तो ये होते हैं उसके अंदर का मलबा जो होता है वो सूख चुका होता है, इसीलिए उसको एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा, एक्टिव वोल्केनो, डोर्मेंट वोल्केनो एंड एक्सटिंक्ट वोल्केनो। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। वोल्केनोस कहाँ पाए जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस। ओके, अभी हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस, वही सेम आंसर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनोस, पेज नंबर 20, सेम टू पहला, ह्यूज और ग्रेट नंबर ऑफ वोल्केनोस आर फाउंड इन सर्कुलर बेल्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, जिसको कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट, और दूसरा मिड कॉन्टिनेंटल, जो हमने उस पहले आंसर में लिखा है वही होगी हमको लिखना। नेक्स्ट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द भुज अर्थक्वेक ऑफ 2001। शॉर्ट नोट, हम इसमें क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे, कब आया है ना, किस एरिया में आया, क्या उसका इम्पैक्ट हुआ, और हमें आगे इससे कैसे बचना है। तो आपकी बुक में दिया हुआ है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिनोट करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। चलिए 2001, आप आ जाओ केस स्टडी पर। केस स्टडी 2001, पहला पॉइंट लिखते हैं, अ सीवियर अर्थक्वेक स्ट्रक और केम। आप स्ट्रक मतलब मारना, सीवियर अर्थक्वेक आया था जिसने जमीन को मारा ना, अर्थ के टकराया, स्ट्रक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। केम ऑन कच्छ रीजन ऑफ गुजरात 8:45 AM ऑन 26 जनवरी 2001। बस पहला पॉइंट हो गया। कहाँ आया? कच्छ गुजरात, कितनी तारीख को? 26 जनवरी 2001, 26 जनवरी 2000। कब? 8:45 AM सुबह 1 बजे। सेकंड पॉइंट, ड्यू टू अर्थक्वेक हाई राइज बिल्डिंग कोलैप्स्ड। सबसे पहले ड्यू टू अर्थक्वेक हाई राइज बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंगें जो थी वो कोलैप्स हो गई। कम्युनिकेशन एंड पावर लाइन्स वर कंप्लीटली डिस्ट्रप्टेड। कम्युनिकेशन लाइन है ना, टेलीफोन के तार, बिजली के तार, सब डिस्ट्रप्टेड, खराब हो। तीसरा पॉइंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज, उसी के नीचे क्या, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज थ्रोन आउट ऑफ गियर, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी पहुंच से बाहर हो गया, अंदर सड़कें टूट गई, गाड़ियां भी टूट गई, बस जो बीच के फ्लाईओवर वो टूट गए, पुल, तो बसेस इधर से उधर चल नहीं पा रही थी, तो सब कुछ जैम हो गया। एंड सेटलमेंट्स बिकेम हीप्स ऑफ डिब्रीज। सेटलमेंट मतलब जहाँ लोग रहते थे ना, वो सब मलबों का ढेर हो गया। ये 3 पॉइंट हो गए। पहला, कहाँ आया, कैसे आया और क्या इफेक्ट हो। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऊपर ही दिया है, द एपिसेंटर वाज नियर द टाउन ऑफ भुज। इसका एपिसेंटर कहाँ था? टाउन ऑफ भुज। अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी वाज 8.1 रिक्टर स्केल। ये जरूर लिखना बेटा, क्यों? क्योंकि यही बताता है कि इट वाज वेरी सीवियर। रिक्टर स्केल 8.1, इतनी इंटेंसिटी का, इतनी तीव्रता का था। कहते हैं, फिर से मैं आपसे बोल रहा हूँ, 8 से 10 रिक्टर स्केल, 8 to 10 रिक्टर स्केल इज ए वेरी सीवियर, सबसे खतरनाक था 8 से 10। तो ये आया था 8.1, तो बहुत डेंजरस था। about 50,000 पीपल डाइड, लगभग 50,000 लोग मरे थे। एंड 5 lakhs वर इंजर्ड, या तो इंजर्ड हुए थे, घायल हुए, या एडवर्सली अफेक्टेड, उन्हें कुछ नहीं हुआ लेकिन उनका घर चला गया, पशु पक्षी ना के जो मर गए, या उनका घर का सामान सब खत्म हो गया, टूट गया, नुकसान हो गया, तो एडवर्सली अफेक्टेड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बस ये 5 पॉइंट आपको लिखना है। फिर से बता देता हूँ आपको। पहला, सीवियर अर्थक्वेक है ना, आप सीवियर की जगह डेंजरस लिख सकते हैं, डेंजरस अर्थक्वेक, सीवियर अर्थक्वेक स्ट्रक और केम द कच्छ 8:45 AM 26 जनवरी 2001 ड्यू टू अर्थक्वेक। सेकंड पॉइंट, हाई राइज बिल्डिंग कोलैप्स्ड, कम्युनिकेशन लाइन कोलैप्स्ड, इलेक्ट्रिसिटी लाइन कोलैप्स्ड,
सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज आउट ऑफ गियर, अपनी पकड़ से बाहर हो गया, फ्लाईओवर टूट गए, सड़कें टूट गई। इसका सेंटर कहाँ था? भुज में, यूपी सेंटर। कितने रिक्टर स्केल का था? 8.1। कितने मरे? 50,000। कितने अफेक्टेड हुए? मोर देन 5। सो रीजन है ना, रीजन नहीं लिखना आपको, तो सिर्फ ये लिखना है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको करनी है, एडवेंचर। जो वेंचर है, अगर उसको एडवेंचर पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है। वेंचर मतलब होने की जगह, हम एडवेंचर करते हैं इसको। आप मैप लीजिए इंडिया का, उसमें आप सबसे पहले वर्ल्ड मार्क एंड टेबल ऑफ द फॉलोइंग, हमको कहाँ मार्क करना है? तो मैप ऑफ वर्ल्ड लेना है, उसमें मार्क करना है और लेवल मार्क करना है। किलिमंजारो, किलिमंजारो मैं आपको हिंट देता हूँ, साउथ अफ्रीका, केन्या एंड जापान। बताना किलिमंजारो कहाँ होता है? फुजियामा, नाम ही बता रहा है, फुजियामा जापान, किलिमंजारो अफ्रीका। वेस्यूवियस पढ़ चुके हैं, इटली। एटना इटली, स्ट्रोम्बोली इटली। बाकी जो 3 नाम है, रेनियर, केटोपैक्सी एंड कारकाटोआ, ये आपको मिल जाएंगे, नहीं आई विल टेल। फिर हमको बताना है मेजर अर्थक्वेक बेल्ट्स। तो हम जब वर्ल्ड का मैप देखेंगे, व्हेन वी विल सी वर्ल्ड क्लियर, तो ये है वर्ल्ड का मैप। ये इसमें आप देखेंगे जो डार्क कलर से दिया हुआ है, डार्क रेड से, ये बेल्ट है। यहाँ पर अर्थक्वेक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज द मेजर एरिया वेयर अर्थक्वेक ऑकर्स। नेक्स्ट वेंचर में कलेक्ट पिक्चर ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विंड, वेव, आइस, रिवर। प्रेस देम इन योर नोटबुक। अगर आप देखेंगे तो जब हवा चलती है उसके कारण जब मिट्टी खट्टी होती है तो उसका शेप कैसा होता है? पानी के कारण मिट्टी खट्टी होती है, उसका शेप कैसा होता है? आइस के कारण, राइट। सो विंड, वेव, आइस, रिवर। और आपको आपकी कॉपी में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। आपको विकिपीडिया पे अवेलेबल है सारे फोटोज, यू कैन डू इट। और अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं करना, केवल कलेक्शन करना है। इसी से जो चैप्टर नंबर 4 है, जो इसी के साथ जुड़ा हुआ है, वो है मेजर लैंडफॉर्म्स। आपको मालूम है कि अगर हम लैंडफॉर्म्स पे जाते हैं तो मुझे सबसे पहले लैंडफॉर्म्स में ये मालूम पड़ता है कि ये माउंटेन है, ये प्लेट्यू है, ये प्लेन है, ये वैली है। देखिए इसको समझने का तरीका बड़ा आसान है। ये माउंटेन, उससे छोटा हिल, सबसे बड़ा माउंटेन, उससे छोटा हिल, फिर उससे छोटा प्लेट्यू, फिर उससे छोटा प्लेन। तो आप देख सकते हैं हम हाइट से खड़े हैं, माउंटेन, उससे छोटा हिल्स, उससे छोटा प्लेट्यू, उससे छोटा प्लेन। है ना, हाइट में प्लेन सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा हाइट प्लेट्यू की होती है, उससे ज़्यादा हाइट हिल्स की होती है, उससे ज़्यादा हाइट माउंटेन्स की होती है। तो हम मेजर लैंडफॉर्म्स में पढ़ेंगे कि हमारे पास किस तरीके के लैंडफॉर्म्स हैं, वो कैसे बनते हैं, हाउ दे फॉर्म्ड, और उनके क्या क्या इम्पैक्ट हैं अर्थ के ऊपर। थैंक यू।